एक नेक्स्ट टॉपिक है आपका जो सबसे करंट टॉपिक भी है, और करंट टॉपिक है यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता, ये है आर्टिकल। क्योंकि हमको संसदीय शासन प्रणाली भी बताना, उत्तरदायित्व को भी डिफाइन करना, समझ रहे हो कि नहीं, इसलिए मैं उसको पहले उठा ली। क्लियर? तो ये स्थितियां हैं, और ये इसलिए करंट टॉपिक है क्योंकि कल ही उत्तराखंड विधानसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड के बिल को प्रेजेंट किया गया, तो प्रस्तुत किया गया, विधानसभा पारित करेगी, गवर्नर उसे रिकमेंड करेगा तो एक्ट बन जाएगा। अभी नहीं, उत्तराखंड में लागू होगा। अब दो तीन चीजें हैं इस इशूज में, और इस इशूज में दो तीन चीजें होने के पीछे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये दो तीन चीजें, विरासत, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है। रुक जाना थोड़ा सा, मैं कैप से बात करता हूं। कैप, शरीयत क्या है जी? शरीयत क्या है? हाँ हाँ, वो शरीयत, शरीयत जानता है? शरीयत क्या है? हाँ, रिलीजियस डॉक्यूमेंट है ना, शरीयत इज द रिलीजियस डॉक्यूमेंट, ठीक। विवाह के अंतर्गत पति पत्नी शरीयत कानून से बंधे हैं, ठीक है, यही मतलब हुआ। तुम भी बंधा है, तुम बंधे हो, हाँ, आप बंधे हैं, नहीं ठीक है, ठीक है, सुन लो। यानी मीन्स मैरिज, डाइवोर्स और टी, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, एमडीटी। ठीक। एम का मतलब मैरिज, डी का मतलब डाइवोर्स, टी का मतलब ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। क्लियर? अब ये तीनों चीजें हैं, तीनों चीजें हैं, ठीक है। अब इन तीनों चीजों को लेकर, तीनों चीजों की स्थिति को लेकर कुछ लोग इसके संबंध में बहुत विचार देते हैं, बहुत तरीके का एनालिसिस करते हैं। अब सवाल खड़ा होता है, सवाल जो क्वेश्चन मेरा है कि रिलीजन का मतलब क्या? रिलीजन हैज डिफाइंड द मैन गॉड रिलेशन। धर्म क्या है? धर्म आस्था और विश्वास, ठीक। मैंने तो बहुत कुछ बताया है तुमको। नहीं, धर्म क्या है? धर्म नहीं, धर्म आस्था और विश्वास एक पक्ष है, दूसरा पक्ष है कि धर्म
मैन एंड गॉड के रिलेशन को भी डिफाइन करता है। क्लियर? मैन और गॉड के रिलेशन को भी डिफाइन करता है। और ये चीजें रिलीजियस इशू है, ये आपका रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट है। और इस रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट होने के नाते यहां पर कि नो इंटरफेयर ऑफ क्लियर, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन डिफाइंड इंडिया इज द सेकुलर स्टेट। भारत का संविधान भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित करता है। भारत का संविधान भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित कर रहा है। क्लियर है? यहां तक तो ठीक है। अब सेकुलर स्टेट का मतलब हो गया कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, राज्य सभी धर्मों के साथ समान आचरण। ठीक? तो अगर धर्म का मामला ईश्वर है तो विवाह, डाइवोर्स और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी क्या ईश्वर और व्यक्ति का विवाह है? क्या तलाक ईश्वर और व्यक्ति का है? क्या संपत्ति का उत्तराधिकार व्यक्ति ईश्वर का है? ये चीजें क्या है? मैन एंड मैन रिलेशन व्यक्ति और व्यक्ति के बीच का है। और व्यक्ति और व्यक्ति के संबंधों को रेगुलेट करने का पावर किसके पास है? स्टेट के पास है। तो इंस्टेंट ट्रिपल तलाक को अगर स्टेट अनकॉन्स्टिट्यूशनल या इलीगल घोषित करता है तो गलत कहां है? बोलिए, बात समझ में आ रही है हमारी? कई चीजें हैं, इसको समझना है। अब इस स्थिति में इसको समझ लीजिए, या कई तरीके से समझना। कई डायमेंशन यहां पर खड़े होंगे आपके सामने, कोई एक डायमेंशन आपको लेकर नहीं। पहला कि रूल ऑफ लॉ, क्लियर। दूसरा सेकुलर स्टेट, नहीं, धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष। और अभी हाल में 2024 में उत्तराखंड, यूके, उत्तराखंड की पोजीशन क्या है कि वहां पर यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड को प्रेजेंट किया, यानी स्टेट असेंबली में हम प्रस्तुत कर रहे हैं। ये सब डायमेंशन, ठीक। अब क्वेश्चन मेरा अपना है जो आप लोग के सामने मैं खड़ा कर रहा हूं। लॉ दो प्रकार, एक क्रिमिनल लॉ और दूसरा सिविल लॉ। सिविल लॉ जिसमें मैरिज भी है, डाइवोर्स भी है और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी भी, सिविल मामले। ठीक। क्रिमिनल मामले में यानी आपराधिक मामले में किसी भी प्रकार का रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। मीन्स धारा 302, 307, 309 क्या यहां पर राज्य धर्म के आधार पर विभेद करता है? नहीं करता। तो यहां पर तो
धर्मनिरपेक्ष या सेकुलर कंसेप्ट को एक्सेप्ट कर लिया गया। लेकिन जब बात सिविल मामले की आती है, बेसिकली मैरिज और डाइवोर्स की बात आती है, यहां पर यानी इंस्टेंट ट्रिपल तलाक, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक की जब बात आती है, तो ये स्थिति कुछ थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाती है कि कानून का शासन या कानून की स्थिति जो है, वह कानून का शासन क्या स्टेट इस स्थिति पर लागू है, क्योंकि रूल ऑफ लॉ सिर्फ क्रिमिनल मामलों में तो लागू नहीं है। रूल ऑफ लॉ तो क्रिमिनल एंड सिविल दोनों इश्यूज पर लागू है, एक्सेप्ट कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में रूल ऑफ लॉ कहां पे है? अब क्वेश्चन खड़ा होता, ये सब डायमेंशन है यहां पर, इसको लेकर सरला मृदगल मामला आता है, साबानो मामला आता है, नहीं सर, साबानो मामला है 1986 का या 84 का, 1995 का सरला मृदगल मामला है, और सायरा बानो मामला है 2015 का। तो इस स्थिति को लेकर कई चीजें, और फिर 2003 में सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन आता है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आता है गवर्नमेंट को लेकर, और गवर्नमेंट कहता है कि आप यूनिफॉर्म सिविल कोड का निर्माण करें। सिविल कोड। तो इन स्थितियों के आधार पर या इस स्थिति को लेकर अगर ये कहा जाता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड धर्मनिरपेक्षता के विरुद्ध है या धर्मनिरपेक्षता के अगेंस्ट में है, तो क्वेश्चन खड़ा होता है कि समान नागरिक संहिता का निर्माण संविधान के लागू होने के पश्चात 74 साल बीत चुके हैं, और इस 74 इयर्स के बाद भी, अगर 74 इयर्स के बाद भी यूनिफॉर्म सिविल कोड का अगर निर्माण नहीं हो पाता है, तो ये भी क्वेश्चन खड़ा होता है कि क्या डेवलपमेंट हुआ है। कई डायमेंशन है, कई इश्यूज हैं, कई मुद्दे हैं इस पर आपके सामने। और जब कई मुद्दे हैं, कई इश्यूज हैं, कई डायमेंशन है, तो एक एक डायमेंशन का हम जिक्र करते हुए निकलेंगे कि क्या चीज है। पोजीशन शुरुआत करते हैं 1950 से। 1950 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के समक्ष ये प्रश्न खड़ा हो जाता है कि डीपीएस जो नीतियों और सिद्धांतों का एक समूह है, यानी डीपीएस इज द ग्रुप ऑफ प्रिंसिपल एंड पॉलिसीज ऑफ द स्टेट। तो अगर डीपीएस नीतियों और सिद्धांतों का एक समूह है, तो राज्य को इन्हें अपने कार्यों में लागू करना है। लेकिन आर्टिकल 37 जो डीपीएसपी को लीगल एस्पेक्ट या लीगल नेचर नहीं देता है, या लीगल ये नहीं देता कि फोर्सेबल नहीं बनाता है स्टेट को। अब अगर स्टेट को फोर्सेबल नहीं बनाता है या स्टेट के ऊपर बाध्यकारिता नहीं लागू करता है,
तो इसके इंपॉर्टेंस को लेकर क्वेश्चन खड़े होते हैं। जैसे कल मैंने डिस्कस किया था इंपॉर्टेंस को लेकर, यही इंपॉर्टेंस है इसका कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में एक डिबेट चल रही थी, और डिबेट यही चल रही थी कि जब डीपीएसपी में जो प्रिंसिपल हैं, डीपीएसपी में जो पॉलिसीज हैं, डीपीएसपी में जो कुछ भी रखे गए हैं राज्य के आदर्श के रूप में, राज्य के नीतियों के रूप में, अगर वह राज्य के लिए बाध्यकारी नहीं है तो राज्य इन सिद्धांतों को लागू करने के लिए, जैसे जस्ट लाइक आर्टिकल 38 मैंने कहा था कि प्रमोट द वेलफेयर, अकॉर्डिंग टू अंडर आर्टिकल 38 प्रमोट द वेलफेयर, यानी राज्य का दायित्व होगा, यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट दैट इज द प्रमोट द वेलफेयर। तो राज्य का दायित्व क्या है कि वेलफेयर सिचुएशन को बढ़ावा देना, राज्य को कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करना। भारत, इसलिए कहा जाता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन डिफाइंड इंडिया इज द वेलफेयर स्टेट। संविधान ने निर्धारित किया कि भारत एक कल्याणकारी राज्य है। अब कई चीजें चल रही थी, कई चीजें हैं। तो 1950 में जब ये पूछा गया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के समक्ष ये क्वेश्चन रखा जाता है कि जब स्टेट के लिए ये फोर्सेबल नहीं है, यानी फोर्सेबल यहां पर कहने का मतलब बाध्यकारिता से है, और बाध्यकारिता का मतलब ये हो जाता है यहां पे कि राज्य को बाध्य नहीं किया जा सकता कि डीपीएस के सिद्धांतों को लागू करें। ठीक, ये एक बेसिकली, और डीपीएस के सिद्धांतों को लागू कराने के लिए व्यक्ति न्यायालय में नहीं जा सकता, जुडिशियल रिलीफ नहीं ले सकता। ये फुल्ली डिपेंड था स्टेट के इच्छा पर, राज्य की इच्छा पर निर्भर था कि राज्य ऐसा करे या ऐसा कर सकता है। ठीक, अब राज्य के ऊपर, तो जब ये चीजें थी तो अंबेडकर भी इसका क्रिटिसिज्म करते हैं, और पंडित नेहरू भी, इन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इसको लेकर एक डिबेट में रखा और कहा कि अगर हम डीपीएसपी को लीगल एस्पेक्ट बना देते हैं, लीगल नेचर दे देते हैं, तो व्यक्ति डीपीएस के सिद्धांतों को लेकर न्यायपालिका में जाएगा, न्यायपालिका की शरण में जाएगा, और न्यायपालिका उसे लागू करने के लिए आदेश देगी। और हम एक एग्जाम्पल सिर्फ उठा रहा हूं यहां पर, जिससे कि आप समझ लीजिएगा। आर्टिकल 45 फ्री एजुकेशन फॉर 6 to 14 ईयर्स। अब पंडित नेहरू संविधान सभा में यह विचार दे रहे हैं कि अगर लीगल एस्पेक्ट बनाया जाता है, लीगल एस्पेक्ट, तो इसे लागू करने के लिए व्यक्ति न्यायालय की शरण में जाएगा, न्यायालय आदेश देगा कि इसे लागू कीजिए। क्या 1950 में 1950 में इंडियन इकोनॉमिकल सिस्टम या इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम इतनी साउंड थी कि डीपीएस में जितने भी प्रिंसिपल हैं उसे लागू कर सके? इसलिए पंडित नेहरू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कहते हैं कि भारत की राजनीतिक व्यवस्था या भारत का पॉलिटिकल सिस्टम और भारत की आर्थिक व्यवस्था ऐसी नहीं है कि इसे लागू किया जा सके, इसको हम लीगल एस्पेक्ट दे सके। लेकिन जैसे जैसे भारत की राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था सुदृढ़ होगी, भारत की राजनीतिक और आर्थिक स्थिति मजबूत होती जाएगी, हम डीपीएस के सिद्धांतों को लागू करते जाएंगे।
क्लियर? अब थोड़ा सा एक डायमेंशन हम समझते हैं।